मगर टेंशन लेने की नहीं है। कल हमने सबसे पहले जनाब देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की हमारी क्लास है और जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन चैप्टर का नाम है। बेसिकली हम केसेस ऑफ टेंशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बेटा? केसेस ऑफ टेंशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कल अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो हमने एक केस टेंशन का डिस्कस किया था। टेंशन का हमने एक केस डिस्कस किया था। टेंशन क्या होता है? स्ट्रिंग में जो रिएक्शन की फोर्स होती है, स्ट्रिंग में जो रिएक्शन की फोर्स होती है, इस रिएक्शन की फोर्स को टेंशन जनाब कहा जाता है। स्ट्रिंग में जो रिएक्शन की फोर्स होती है, इस फोर्स को क्या कहा जाता है? टेंशन जनाब कहा जाता है। और हमने देखा कि अगर हम क्या करें कि अगर दो बॉडीज़ को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करें और उसके बाद जनाब क्या करें कि उसको हम इस तरीके से दोनों बॉडी को अटैच करें कि दोनों जनाब जो है वो वर्टिकल मूव कर रही हो, तो हमने उसके एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। हमने उसके एक्सेलरेशन के लिए और उसके टेंशन के लिए हमने क्या किया था मेरे बेटा? फार्मूला ड्राइव किया था। वो हमारा केस 1 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? वो केस 1 हमारे पास जो कहलाता है। आज इस सिलसिले का हम दूसरा केस जनाब करेंगे। आज क्या करेंगे? इस सिलसिले का हम दूसरा केस हम जनाब करेंगे। तवज्जो देके देखिएगा, दोनों में से कोई एक केस एग्जाम के अंदर लॉन्ग में डेरिवेशन की सूरत में पूछा जाता है। इसको डेरिवेशन कहते हैं। और आगे आप जितनी भी देखो चीज़ें मेरे बच्चा फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, डेरिवेशन है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, फिर समझा रहा हूँ आज कि फिजिक्स में याद करने को कुछ नहीं है। फिजिक्स में याद करने को कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में सारा काम जो है ना वो लिखने का है। आपको जो पढ़ाया जाएगा आपने उसको बार बार कॉपी के ऊपर लिखना है। जब 1 2 3 4 दफ़ा लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सी बदकिस्मती हमारी है कि चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, वरना होता ही है कि पहले आप बोर्ड से कॉपी करते हैं, फिर घर जाके लिखते हैं, फिर टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर लिखते हैं, तो 2 3 दफ़ा लिख कर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ आपको ज़रा सहूलत ये है कि कोई पूछने वाला है नहीं, मगर ईमानदारी की बात ये है मेरे बेटा, अपना केयर अगर आप खुद करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। रजिस्टर को प्रॉपर आप मेंटेन करें। जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है, वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, उन वीडियोस को आप जाएं, पॉज कर दें, रोक दें और उसमें से देखकर कॉपी में लिख लें। सुना मैंने ये है कि कुछ लोग लाइव क्लास के दौरान रजिस्टर लेके बैठ के लिख रहे होते हैं, तो ये हिमाकत है। लाइव क्लास के दौरान रजिस्टर लेकर बैठकर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं। अरे भाई, पूरी वीडियो तुम लोगों को अवेलेबल है। जब यूट्यूब के ऊपर जाओगे, चैनल के ऊपर जाओगे, जब जो चीज़ चाहे जहाँ रोक के क्लास के बाद आराम और सुकून से जो चीज़ जब चाहिए जैसे चाहिए वो वीडियो रिकॉर्ड करके आराम से देख सकते, पॉज करके रोक के जब दिल चाहे देख सकते हो। ठीक है? तो क्लास के दौरान कोशिश क्या करो कि सुनने पर फोकस करो, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करें। कोई एक आध दो चीज़ रह जाती है, मिस हो जाती है, बाद में आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके, रिवाइंड करके, बीच का 5 मिनट की स्लॉट है, 2 मिनट की स्लॉट है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके सारे मसले वहाँ से हल हो सकते हैं। प्रॉपर तरीके को इस्तेमाल करो। अल्लाह मेरे इतनी आप लोगों को फैसिलिटी मिल गई है, अब तो नए नए टेक्निक तरीका आपका आ गया है। पढ़ भी रहे हैं, जब दिल चाहे बाद में लेक्चर भी देख लें, तो ज़रा इसको आप प्रॉपर तरीक़ों से पढ़ें। अब इसी सिलसिले का, टेंशन के सिलसिले का हमारा दूसरा केस है आज। कल मेरे बेटा हमने पहला केस किया था, आज हम टेंशन का दूसरा केस जनाब करेंगे। मिलता जुलता ही है। सवाल समझना मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ सवाल का समझना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ सवाल का समझना होता है। किसी के घर जाना हो, वो आपको एड्रेस समझाएगा तो जाओगे, एड्रेस ही नहीं पता, दावत का प्रोग्राम बनाया हुआ है, बिरयानी मिलेगा, कौरमा मिलेगा और टिक्के मिलेंगे, फना फना मिलेंगे, एड्रेस भूल गए, तारीख भूल गए, तो मामला ख़राब हो जाएगा ना यार। इसी तरीके से सवाल का समझना बहुत ज़रूरी होता है। सवाल सुने, टू बॉडीज ऑफ मासेज M1 एंड M2, दो बॉडीज है, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग सच दैट बॉडी ऑफ मास M2 मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सुनना गौर से, मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ मूव कर रही है बॉडी? जो बॉडी M2 है, कौन है मेरे बेटे? जो बॉडी M2 है वो मूव कर रही है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेयर एज द बॉडी ऑफ मास M1 मूव्स डाउनवर्ड।
बॉडी m1 कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम पढ़े और टेंशन मालूम करना है। एक जगह कहीं मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहने लगा फिजिक्स पढ़ने के लिए लाजिम है कि जो चीजें आपको बताई जाती हैं आप जहन के अंदर उसको विजुलाइज करें, जहन के अंदर एक खाका बनाए, तखय्युल के अंदर एक जहन में एक डायग्राम बना ले कि यार ऐसा ऐसा हो रहा होगा, तब तो फिजिक्स पढ़ने के अंदर बहुत मजा आएगा। अगर आप रूखा रूखा जो बोर्ड पे लिखा है उसी पे तवक्कल करेंगे तो जरा सा फिजिक्स मुश्किल है। जहन के अंदर खाका बनाए, सोचें ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टॉपिक समझने में पढ़ने में आसानी होगी। अभी तो बहुत जबरदस्त काम है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जहां तक मुमकिन होती है डायग्राम बना देते हैं। आगे चल के मौका लगेगा तो आपको कंसर्निंग वीडियोस भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो उससे कंसर्निंग वीडियोस होंगी। सवाल समझिए, सवाल क्या है, डायग्राम है सारा खेल। डायग्राम समझ गए तो कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, सारा खेल डायग्राम का है। डायग्राम हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पुली है जो एक सपोर्ट के साथ लगी है। ये मेरे पास क्या है, एक पुली है, ये एक टेबल के किनारे पर लगी है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के किनारे पर एक पुली हमारे पास लगी है। डायग्राम को तवज्जो से ध्यान से समझ लें। पुली के किनारे पुली एक लगी है। कहाँ लगी है पुली मेरे बेटा, एक पुली हमारे पास है, जो पुली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगी हुई है। इस पुली पर से हमने एक स्ट्रिंग को पास किया। इसको पास किया मेरे बेटा, डोरी को, रस्सी को, धागे को, एक स्ट्रिंग को हमने पास किया है और इसके साथ दो बॉडी इसको अटैच कर दिया है। एक का मास m1 है जो वर्टिकल है, एक का मास कौन है मेरे बेटा, m1 है, ये वर्टिकल है, और दूसरी बॉडी जो है उसका मास m2 है। जो दूसरी बॉडी है उसका मास क्या है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है मेरे बेटा, दूसरी बॉडी मेरे पास हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। तवज्जो से, गौर से, ध्यान से देखना। जो हमने कल वाला केस किया था उसमें एक बॉडी का मास ज्यादा था, एक का मास कम था। इसमें कम ज्यादा का चक्कर नहीं है, इसमें कम ज्यादा का चक्कर नहीं है। जो बॉडी वर्टिकल है, जो बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है वो m1 होगी, छोटे बड़े का चक्कर नहीं है, छोटे बड़े मास का चक्कर नहीं है। जो बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है उसका मास m1 है, जो बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है उसका मास m2 है। सुन लेना बात ध्यान से, गौर से, सारा खेल डायग्राम का है। मैंने जानबूझ के m1 को छोटा बनाया है, m2 को बड़ा बनाया है। m2 कहाँ मौजूद है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है, चिकनी सतह, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। जब बॉडी m1 होगी तो इसका वेट होगा, हर बॉडी का वेट होता है। एवरी बॉडी हैज अ वेट, हर बॉडी का वेट होता है। और वेट कहाँ अमल करता है, m1 है, वेट का फार्मूला mg होता है। जो वेट होता है, वेट का फार्मूला mg होता है। यहाँ मेरे बेटा मास m1 है, यहाँ मेरे बेटा मास m1 है, यहाँ मास m1 है, तो इसका वेट m1g होगा, इसका वेट m1g होगा। और कहाँ होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। वेट हमेशा कहाँ होता है मेरे बेटा, वेट हमेशा कहाँ होता है, वेट हमेशा होता है डाउनवर्ड। ये देख लो गौर से, वेट कहाँ होता है मेरे बच्चा, हमेशा वेट हमेशा आपके पास होता है डाउनवर्ड। m1g हो गया, वेट जो नीचे अमल कर रहा है ये एक्शन होगा। इसी तरीके से बात करते हैं दूसरी बॉडी की। जब बॉडी मास m2 है, इसका वेट भी होगा, इसका वेट किसके बराबर होगा, m2g होगा। मास m2 है तो वेट m2g होगा। कहाँ अमल करेगा वेट, क्या डायरेक्शन होगी वेट की, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। वेट कहाँ होता है मेरे बेटा, हमेशा, वेट कहाँ होता है हमेशा, देखो डायग्राम में, वेट कहाँ होता है मेरे बच्चा, हमेशा, वेट हमेशा आपका, वेट हमेशा आपका कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है। नजर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं डोरी की, स्ट्रिंग की, रस्सी की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी स्ट्रिंग होता है, डोरी होती है, रस्सी होती है, तो इसमें हमेशा एक रिएक्शन की फोर्स होती है, जिसका नाम टेंशन होता है। पता है ना, बताया था। टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, द फोर्स ऑफ रिएक्शन इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्टिंग फोर्स। वेट मेरे बच्चा नीचे है, वेट मेरे बेटा नीचे है, वेट मेरे बेटा नीचे है, लिहाजा टेंशन होगा। टेंशन कहाँ होगा, ऊपर होगा। वेट हमेशा, टेंशन हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है।
जब बॉडी M1 की बात करते हैं, जब बॉडी M1 की बात करते हैं, जब बॉडी M1 की बात करते हैं, इसका वेट M1G है, कहाँ है, डाउनवर्ड है। टेंशन है कहाँ होगा, हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है, वेट नीचे है, टेंशन ऊपर होगा। अब बात करते हैं बॉडी M2 की। अगर हम बॉडी M2 की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होता है, क्योंकि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। इस सिनारियो में जब बॉडी M2 की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, लिहाजा टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स पुली होगी। इसका जो इनर्शिया होगा, ये चाहेगा बॉडी ना मूव करे, टेंशन उसके खिलाफ होगा, चाहेगा कि बॉडी मूव करे। टेंशन होगा, टी होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा, टुवर्ड्स स्ट्रिंग होगा, टुवर्ड्स पुली होगा। कहाँ होगा, टेंशन होगा, टेंशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स पुली होगा। चूंकि बॉडी सरफेस पे रखी है, कहाँ रखी है बॉडी, कहाँ रखी है बॉडी, बॉडी रखी है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। बॉडी मेरे बच्चा सरफेस पे रखी है, और जब कोई बॉडी सरफेस पे रखी जाए, जब कोई बॉडी सरफेस पर रखी जाए, जब कोई बॉडी सरफेस पर रखी जाए तो उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है। बताया था ना, जब कोई बॉडी सरफेस पर होती है, एक चीज और देख लीजिए, ये बॉडी कहाँ जाएगी, जो बॉडी M1 है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आएगी, जो बॉडी M1 है ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। कहाँ आएगी, जो वर्टिकली होगी ये बॉडी डाउनवर्ड आएगी, नीचे आएगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, एक्सेलरेशन होगा। जो बॉडी M2 है, जो बॉडी M2 है वो कहाँ मूव करेगी, वो टुवर्ड्स पुली मूव करेगी, टेंशन टुवर्ड्स पुली है। अब सुनना गौर से, चूंकि बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, सिंस द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, ये आपको पहले मैंने बताया था, समझाया था कि जब भी कहीं सरफेस होता है ना, whenever wherever there is a surface, जब भी कहीं सरफेस होता है तो एक फोर्स और होती है जिसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। जब किसी बॉडी को सरफेस पे रखा जाता है, whenever a body is placed on a surface, जब किसी बॉडी को सरफेस पे रखा जाता है तो सरफेस पे रखे जाने की सूरत में, सरफेस पे रखे जाने की सूरत में उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सारा खेल मेरे बच्चा डायग्राम का है, तवज्जो देके गौर से देख ले, स्क्रीन पे साफ साफ दिखा देते हैं। एक बॉडी M1 है, इसका वेट M1G नीचे है, टेंशन ऊपर होगा, बॉडी M1 नीचे आएगी। जब दूसरी बॉडी की बात करता हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, वेट तो उसका होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा। सरफेस पे रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर होगा। स्ट्रिंग की बात करेंगे, रोरी की बात करेंगे, रस्सी की बात करेंगे तो उसमें लाजमी टेंशन होगा, टेंशन टुवर्ड्स द पुली होगा। जब बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब बॉडी मूव करती है तो एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन से M1 नीचे आएगा, जिस एक्सेलरेशन से M1 नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से बॉडी M2 टुवर्ड्स द पुली हमारे पास जाएगी। हमने फार्मूला ड्राइव करना है, हमने फार्मूला ड्राइव करना है। किसका मेरे बेटा, हमने फार्मूला ड्राइव करना है एक्सेलरेशन का और टेंशन का फार्मूला ड्राइव करना है। व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है बेटा, हमने एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं। एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए हमने क्या करना है मेरे बच्चा, फार्मूला हमने ड्राइव करना है। एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए हमने फार्मूला जनाब जो ड्राइव करना है। सुनने गौर से, जिस तरह कल ड्राइव किया था वैसे ही ड्राइव करना है। इस तरह कल हमने मेरे बच्चा फार्मूला ड्राइव किया था एक्सेलरेशन के लिए, टेंशन के लिए, वैसे ही ड्राइव करना है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाती है मेरे बेटा, 80% 70% काम हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, सारा खेल डायग्राम का, कितनी फोर्स है, कौन कौन सी फोर्स है। अब थोड़ा सा सामने स्क्रीन पर आपको जो मैंने डायग्राम पूरी समझाई है, अब एग्जाम में जाके एग्जामिनर को समझाओगे तो नहीं ना, आप तो लिखोगे ना यार, तो क्या क्या लिखेंगे डायग्राम को समझाने के लिए। जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं वही बातें यहाँ पर जुमले की सूरत में, सेंटेंस की सूरत में लिखी हुई हैं। दो बॉडीज को लिया है, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, स्ट्रिंग के साथ जोड़ा गया है, विच पासेस थ्रू अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बॉडी ऑफ मास M2, ये 2 नीचे आएगा, नीचे कर लेना, such that body of mass M2 moves on a smooth horizontal surface whereas body of mass M1, ये M1 का M1 छोटा है, moves downward, नीचे मूव करेगा। सब डायग्राम में लिखा हुआ है।
द बॉडी एम मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, बॉडी M1 एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे जा रही है और बॉडी M2 सेम एक्सेलरेशन के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, जैसा कि तस्वीर में फिगर में दिखाया गया है। यहाँ तक किसी के जहन में अगर कोई सवाल बनता है, सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल आप पूछ लें। आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं अगर आप सवाल करना चाहें तो। वैसे अच्छे बच्चे आप लोग सवाल करते नहीं है, ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है। फिर कह रहा हूँ डायग्राम के ऊपर, कॉपी पे डायग्राम साफ सुथरी करके जिस तरह मैंने स्टेप वाइज बनाया है स्टेप वाइज बनाइएगा, समझिएगा, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नाउ अब हम आगे चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर। बड़ी मासूम सी डेरिवेशन है। लेट टी इज द टेंशन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हो रहा है इसका नाम टी रख दिया। स्प्रिंग में जो टेंशन पैदा हो रहा है इस टेंशन का नाम क्या रख दिया है, टी हमने नाम रख दिया है। अब हमने क्या करना है मेरे बच्चा, अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं। हमने फार्मूले ड्राइव करने किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए। हमने फार्मूले ड्राइव करने हैं किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए और टेंशन के लिए फार्मूले ड्राइव करने हैं। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है। जितनी चीज़ें मालूम करनी होती हैं इतनी ही इक्वेशन दरकार होती है। जितनी चीज़ें मालूम करनी होती हैं, इतनी ही इक्वेशंस हमारे पास जब दरकार होती हैं। दो इक्वेशनें हमको चाहिए, दरकार होंगी, ज़रूरत होंगी दो इक्वेशनों के लिए। वी रिक्वायर टू इक्वेशन। इन दो इक्वेशनों को बनाने के लिए हम बारी बारी दोनों बॉडीज़ पर अमल करने वाली फोर्सेस को देखेंगे। दो इक्वेशन बनाने के लिए हम बारी बारी दोनों बॉडीज पर अमल करने वाली फोर्सेस को देखेंगे। पहले बात करते हैं बॉडी M1 की। पहले किसकी बात कर लेते हैं, पहले मेरे बेटा बात कर लेते हैं बॉडी M1 की बात कर लेते हैं। अगर आप डायग्राम को देखने की कोशिश करें, जब मैं बॉडी M1 की बात कर रहा हूँ तो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। डायग्राम में देख लेना, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। टेंशन और M1G फोर्स होती है, ये तो एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, वो फोर्स होता है। कितनी फोर्स है, एक फोर्स नीचे है कि उसकी वेट है M1G डाउनवर्ड। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी M1। बॉडी M1 पर दो फोर्स अमल कर रही है। बॉडी M1 पर दो फोर्स अमल कर रही है। एक उसका वेट है M1G एक्टिंग डाउनवर्ड। इसको कहते हैं वेक्टर डायग्राम। जो सामने आपको छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है ब्लू कलर की, इसको वेक्टर डायग्राम कहते हैं, जिसपे हम आसानी के लिए, सहूलत के लिए अलग अलग से चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। चीज़ों को आसानी से अलग-अलग से हम मेंशन कर देते हैं। एक इसका वेट है M1G विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। एक इसका वेट है M1G है, डाउनवर्ड है। यहाँ देख लो मेरे बच्चा, M1G है, डाउनवर्ड नजर आ रहा है। और दूसरी फोर्स कौन है इसके अंदर, टेंशन है। दूसरी कौन सी फोर्स मेरे बच्चा, टेंशन है। कहाँ अमल कर रही है, ऊपर अमल कर रही है। दूसरी फोर्स कौन सी अमल कर रही है, दूसरी फोर्स हमारे पास टेंशन की है। दो फोर्स है, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी M1। बॉडी M1 पर दो फोर्से हैं। एक इसका वेट है M1G जो डाउनवर्ड है, दूसरा टेंशन T है जो अपवर्ड है। बॉडी जा रही है, M1G कहाँ जा रही है, देखो रेड कलर से बनाया है, एरो बना दिया है आपके लिए, एरो बनाया है। बॉडी M1 जा रही है नीचे, और किस एक्सेलरेशन से जा रही है, एक्सेलरेशन ए से बॉडी नीचे जा रही है। क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, जब किसी बॉडी पर दो फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हो। जब किसी बॉडी पर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हो तो जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उस डायरेक्शन की फोर्स बड़ी होती है। M1G नीचे है, बॉडी नीचे आ रही है, लिहाजा M1G बड़ी होगी T से। M1G T से जनाब बड़ी होगी, और जब M1G T से हमारे पास बड़ी होगी तो नेट फोर्स कैसे मालूम करेंगे, नेट फोर्स मालूम करने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। बड़ी फोर्स M1G थी जो नीचे आ रही थी, टेंशन T ऊपर था, M1G में से T को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, M1G में से T को माइनस कर देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करें तो नेट फोर्स MA होती है, पता है ना भाई। सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू MA, तो बड़ा मशहूर मारूफ किस्म का कानून है, बड़ा मशहूर मारूफ किस्म का जनाब कानून हमारे पास है। नेट फोर्स MA के बराबर होती है। नेट फोर्स की जगह पर क्या लगा दोगे, नेट फोर्स की जगह पर लगा दोगे MA। जो नेट फोर्स था
उसकी जगह पर m1a लगा देंगे, बाकी तो आपका एज इट इज कॉपी हो गया। इसको नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन से काम तो बनेगा नहीं, दो चीजें मालूम करनी है, दो चीजों को मालूम करने के लिए दो इक्वेशन दरकार होती है। दो चीजें मालूम करनी है, दो चीजों को मालूम करने के लिए दो इक्वेशन, ए मालूम करना है, टी मालूम करना है, ए मालूम करना है, टी मालूम करना है, दो चीजें मालूम करनी है, वी रिक्वायर टू इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम दूसरी बॉडी को देंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी बॉडी को मेरे बेटा लिया जाएगा। अगर हम दूसरी बॉडी को ध्यान से गौर से देखें, आपके लिए फिर डायग्राम दोबारा दिखा देते हैं। ये सहूलत है ऑनलाइन क्लास के, पीछे के लेक्चर जब दोबारा आ जाओ बोर्ड पे मिटा दिया तो मिटा दिया, टाइम टाइम फिश मामला खत्म। मगर यहाँ हमें इस सहूलत मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम बॉडी M2 को मेरे बेटा यहाँ तवज्जो दे के गौर से अगर हम देखें तो बॉडी M2 पर आपको कौन कौन सी फोर्स से नजर आ रही हैं। बॉडी M2 पर ये ए एक्सेलरेशन होता है, टेंशन फोर्स नहीं होती, फोर्स वो होती है इसकी यूनिट न्यूटन होती है। एक मेरे बेटा टेंशन है, एक तो इसका वेट है। कौन मेरे बेटा, एक तो इसका वेट है M2G, दूसरा कौन है नॉर्मल रिएक्शन R है जो ऊपर है, और तीसरा कौन है टेंशन T है। तीसरा कौन है, टेंशन T है। पता चलता है कि बॉडी पर एक नहीं, दो नहीं, तीन फोर्स है। कितनी फोर्स नजर आ रही है, तीन फोर्स से हमारे पास जनाब बॉडी M2 पर होती हैं। तवज्जो देके देख लीजिएगा, बॉडी M2 की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी M2 पर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन फोर्सें होती है। कितनी फोर्सें मेरे बेटा, तीन फोर्सें हमारे पास मौजूद है। अगले स्टेप पे आते हैं तो आपको अंदाजा होगा तीन फोर्सें हमारे पास कौन कौन सी हैं, जरा देख लेते हैं। देयर आर थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी M2। एक उसका वेट है जो एक्टिंग डाउनवर्ड है, एक उसका वेट है M2G। देखो बेटा गौर से, यहाँ देखना गौर से, एक इसका वेट है M2G है। कहाँ होता है वेट, हमेशा वेट इज ऑलवेज 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 डायरेक्टेड डाउनवर्ड। वेट हमेशा 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 डाउनवर्ड होता है, नीचे होता है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R है जो ऊपर है। दूसरा कौन है, नॉर्मल रिएक्शन R है, नजर आ रहा है मेरे बेटा आपको। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R है जो अपवर्ड है, ऊपर की जानिब है। और तीसरा मेरे बेटा टेंशन T है। तीसरा मेरे बेटा टेंशन T है जो कहाँ है पर है, टूवर्ड्स पुली है। कौन है, टेंशन T है जो कहाँ पर है, टूवर्ड्स पुली हमारे पास है। कहाँ है, टूवर्ड्स पुली हमारे पास है, ये एरो से नजर आ रहा है, टेंशन है। इस तरह की डायग्राम का नाम होता है वेक्टर डायग्राम। क्या नाम होता है बेटा इसका, वेक्टर डायग्राम होता है। मोशन कहाँ है बॉडी की, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है मेरे बेटा, हॉरिजॉन्टल बॉडी आपकी मूव कर रही है, और हॉरिजॉन्टल बॉडी जब मूव कर रही है तो इसमें एक्सेलरेशन ए मौजूद है। तवज्जो देखिए गौर से देखना, तीन फोर्सें हैं। हर फोर्स चाहती है कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे। हर फोर्स चाहती है कि बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। यानी R चाहेगा बॉडी ऊपर चली जाए, M2G चाहेगा बॉडी नीचे आ जाए, टेंशन T चला जाए, चाहेगा बॉडी ऊपर चली जाए। मगर हम क्या देखते हैं कि मोशन में कोई मोशन नहीं है। तो वजह देके देखना, क्या बॉडी ऊपर या नीचे जा रही है, क्या बॉडी वर्टिकल ऊपर जा रही है। क्या बॉडी वर्टिकल ऊपर जा रही है, तो बॉडी वर्टिकल ऊपर नहीं जा रही। जरा सा इंटरनेट में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आया था, मुझे एक नज़र में आवाज़ में कंफर्म कर दो जल्दी से मेरे बेटा, दोबारा आवाज़ आ रही है निमरा बेटा। जी सर आ रही है। हाँ इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। एनी हाँ, थैंक यू जी। हाँ तो हम कहाँ पर मौजूद थे, हम यहाँ मौजूद थे कि हम क्या देखते हैं मेरे बेटा कि बॉडी में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तवज्जो देखिए गौर से देख लो, बॉडी में वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो बॉडी ऊपर जा रही है, ना तो बॉडी नीचे आ रही है। ना तो बॉडी ऊपर जा रही है मेरे बच्चा, ना तो बॉडी नीचे आ रही है। नहीं आया था, इसका मतलब है कि बॉडी में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। जब किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि उस डायरेक्शन में अमल करने वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अगर किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं है, फोर्सेस हैं, मोशन नहीं है, आप कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर, जहां भी बैठे हुए हैं अभी
आपका वेट नीचे अमल कर रहा है, आपका वेट नीचे अमल कर रहा है। जिस कुर्सी पे सोफे पे बैठे हैं उसका नॉर्मल रिएक्शन है जो ऊपर अमल कर रहा है, मगर आप कुर्सी तोड़ के नीचे तो नहीं जा रहे, या कुर्सी आपको या सोफा आपको उछाल के हवा में तो नहीं फेंक दे रहा। ऐसी सूरत में जो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का है वो और जो आपका वेट है दोनों बराबर हो गए। अगर आपका वेट ज्यादा हो जाए, कुर्सी कमजोर हो, छोटे से बच्चे की कुर्सी पे बैठ जाए, आपका वेट ज्यादा हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए, तो कुर्सी धड़ाम से टूट जाएगी। जब कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि एक्शन रिएक्शन बराबर है। जब किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं होती तो ये दोनों फोर्स से एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, एक दूसरे को बराबर कर देती है। सिंस देयर इज नो मोशन, इस जुमले को गौर से सुनिएगा, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल खेल इस जुमले का, जुमला अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो मामला बड़ा आपको आसान हो जाएगा। ये सेंटेंस है, सिंस देयर इज नो मोशन इन बॉडी m2 इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट मींस दैट, वर्टिकल में कौन है, r है और m2g है। It means that two forces acting in vertical direction will balance each other and or cancel each other. यानी R किसके बराबर, m2g और R बराबर हो जाएंगे, m2g और R बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के मतलब ये है मेरे बच्चा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका काम खत्म हो गया। मोशन में, हरकत में इनका कोई लेना देना नहीं है, मोशन में, हरकत में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, इनका मामला खत्म हो गया। अब बची कौन सी फोर्स, अब बची एक ही फोर्स, तीन थी ना, तीन थी, m2g और r का मामला तो फिट हो गया, अब बची एक ही फोर्स, कौन, टेंशन। लिहाजा जो नेट फोर्स हमारे पास होगी वो t के बराबर होगी। लिहाजा जो नेट फोर्स हमारे पास होगी, लिहाजा 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 जो नेट फोर्स हमारे पास होगी वो t के बराबर होगी। जो नेट फोर्स हमारे पास होगी वो t के बराबर होगी। और नेट फोर्स तो आप जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू क्या होता है, ma के बराबर होता है। नेट फोर्स की जगह पर ma आ गया, ma बराबर हो गया t के, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। दो इक्वेशन बना ली बारी बारी दोनों बॉडीज को लेकर। अब इन इक्वेशनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, टेंशन मालूम कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे लास्ट क्लास में किया था, जिन लोग लास्ट क्लास पे नहीं थे, अली तहामी साहब है, बड़े दिन बाद क्लास के अंदर आए माशाल्लाह से, खूब आराम आराम कर रहे हैं। क्लास लिया करो बाकायदगी से भाई, और नहीं तो वीडियो देखा करो, तो वीडियो भी नहीं देखते हो, व्यूज ही नहीं आते, मैं पता होता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तरीकेकार क्या होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो दूसरा निकल आएगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कराएंगे, कैंसिल कराएंगे तो दूसरा निकल आएगा। अगर इक्वेशनों को ऐड कर ले, इसको 1 को और 2 को ऐड कर ले, 1 में क्या था, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इक्वेशन 2 में क्या था, m2a इज इक्वल टू टी। देखो नीचे नजर आ रही 2, m1 को लिखा, m2 को लिखा, इनको ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या देखते हो, एक जगह माइनस का टी है, एक जगह प्लस का टी है, ये दोनों टी से टी क्या होंगे, ये दोनों टी से टी कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों टी से टी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, एक बचा m1a, एक बचा m2a। m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू क्या हो गया, m1g। यहाँ पर तो वैल्यू एक है, यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू ही, हमारे पास सिंपली एक ही वैल्यू है m1g। यहाँ से लेफ्ट से एक कॉमन निकालते हैं, लेफ्ट से एक कॉमन निकालते हैं, m1 प्लस m2 हो जाएगा। लेफ्ट से एक कॉमन निकालते हैं, हमारे पास m1 प्लस m2 हो जाएगा। ए मालूम करना है, m1 प्लस m2 एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जनाब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया है मेरे बेटा, तो दूसरी तरफ जाने पर ये डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। याद रखना है कि जब दोनों वर्टिकल थे तो फार्मूला डिफरेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है तो फार्मूला डिफरेंट है। बिल्कुल लास्ट जो हमने किया था वैसे ही है, अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे बहुत तफसील के साथ मैंने ज्यादा डिटेल से बताया था। यहाँ जरा टाइम जरा शॉर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी में कर रहा हूँ। टेंशन मालूम करने के लिए डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 2 और 2 को 1 से। 2 था m1a, इक्वेशन 1 क्या थी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, यहाँ से आई है, और इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ से आई है। दोनों इक्वेशनों को हमने क्या किया है, यहाँ से मेरे बच्चा मैंने m1 पहली इक्वेशन लिखी है, यहाँ से मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी है,
लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट को राइट से डिवाइड करते हैं। क्या देखते हो मेरे बच्चा, क्या देखते हो, शाबाश, कैंसिल हो जाएगा। कौन कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर ए नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी क्या, m1 ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, क्या किया है मेरे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली है। टी यहाँ से डिवाइड हो रहा था, टी वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ए तो कैंसिल हो गया था, m2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। बाकी सिंप्लीफिकेशन आसान है, m1t हो गया, m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये m1t हो जाएगा, m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2g हो जाएगा, t से भी मल्टीप्लाई होगा, m2t हो जाएगा। टी वाले सेपरेट कर लेते हैं, टी वाले एक तरफ कर लेते हैं, टी वाले सेपरेट कर लेते हैं, टी वाले एक तरफ कर लेते हैं। माइनस का टी था इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, माइनस का टी था मेरे बेटा इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास। इसमें से टी कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से टी कॉमन निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2 हो जाएगा, वहां पर m1 m2g है, m1 m2g है। अब क्या करेंगे, m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड हो जाएगा। m1 प्लस m2 एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा मेरे बच्चा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया, किसका, टेंशन का फार्मूला ड्राइव हो गया। देखो तो बिल्कुल पिछले फार्मूले जैसा है। पिछले फार्मूले में यहाँ एक 2 भी आया था, यहाँ पे 2 नहीं है, एक 2 भी आया था, हमारे पास 2 नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है। ये मेरे बच्चा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, जितना दफा लिखोगे तो काम आसान हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो मामला खराब है। लिखना पड़ेगा कॉपी के ऊपर, बार बार इसको आप लिखें। वीडियो जाकर यूट्यूब के चैनल के ऊपर चले जाएं, अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोल लें, डेट वाइज सारे लेक्चर मौजूद है, उसको देख लें। डेट वाइज लेक्चर के साथ आप उसको पॉज करके अपनी कॉपी के ऊपर उसको लिख लो, आसान सा तरीका है, बिला सबब की परेशानी वाला काम ही कोई नहीं है। ठीक है जनाब, इसको आप इस तरीके से बासाई लिख सकते हैं, वरना आप सेंटर से नोट्स ले लें, नोट्स पे से लिख ले। यहाँ थोड़ा सा मैंने एक आध चीजें एक्स्ट्रा ऐड करा दी है, ये जरा थोड़ा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जो क्लास में पढ़ा जाता है उसको याद करना बेहद आसान होता है। अब एक दो न्यूमेरिकल है छोटे छोटे से, गौर से देख लीजिएगा, टाइम 5 मिनट है, 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके अंदर, बिल्कुल कल की तरह न्यूमेरिकल है। मासेस गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। मासेस गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। समझ लो जो बॉडी वर्टिकल होगी m1 होगी, इस पे छोटे बड़े का चक्कर नहीं है, इसमें छोटे बड़े का चक्कर नहीं है, पोजीशन का चक्कर है। जो बॉडी वर्टिकल होगी वो m1 होगी, जो हॉरिजॉन्टल होगी वो m2 होगी। दो बॉडीज है, एक का मास 10.2 किलोग्राम है, एक का 4.8 किलोग्राम है। 10.2 किलोग्राम वाली जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। जो 10.2 किलोग्राम वाली बॉडी है मेरे बेटा, वो कैसे मूव कर रही है, 10.2 किलोग्राम वाली बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है मेरे बेटा, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। हॉरिजॉन्टली मूव करने के मतलब क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली मूव करने के मतलब m2 होगा। और जो सेकंड बॉडी, ये सेकंड है, जरा देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सेकंड है। और जो सेकंड बॉडी है वर्टिकली मूव कर रही है। एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। जो सेकंड बॉडी होगी m1 हो जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल होगी वो m2 होगी, दूसरी वाली क्या होगी, m1 हो जाएगी। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा मेरे बेटा, कुछ भी नहीं है। जो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है वो m1 होती है, जो डाउनवर्ड वर्टिकल मूव करती है वो m1 होती है, जो डाउनवर्ड मूव करती है वर्टिकल मूव करती है वो मेरे पास m1 होती है, 4.5 किलोग्राम है। जो हॉरिजॉन्टल मूव करती है वो m2 होती है। पोजीशन से याद रखना है, पोजीशन से याद रखना है, पोजीशन से याद रखना है। हॉरिजॉन्टल वाली m2, वर्टिकल वाली m1 होगी। जी की वैल्यू 9.8 है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया, a बराबर है m1g अपॉन m1 प्लस m2 और t बराबर है m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूले मेंशन है, ये हमारे पास फार्मूले मेंशन है। वैल्यू पुट करनी है मेरे बेटा, कुछ भी नहीं किया। m1 की जगह पर 4.5 लिखा है, g की जगह 9.8 लिखा है। m1 की जगह 4.5 लिखा है, g की जगह 9.8 लिखा है। इन नीचे वाले को ऐड किया है, 14.7 आ गया है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, अब तो माशाल्लाह अच्छे वाले कैलकुलेटर आते हैं, एक बारी में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। सॉल्व कर लेना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर इसका आ जाएगा। अपने पास से खुद से लाजमी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जनाब, आंसर यही आएगा। मगर आप जब तक करोगे नहीं तो आपको प्रैक्टिस होगी नहीं। टेंशन मालूम करना है, टेंशन के लिए फार्मूला m1 m2 है, g अपॉन m1 प्लस m2। जस्ट वैल्यू पुट की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट की है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 449.8 आएगा।
नीचे वाले को ऐड करोगे 14.7 आएगा, ऐड कर लेना 30.6 आंसर आ जाएगा। 30.6 हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान सा न्यूमेरिकल है ये, 2001 में न्यूमेरिकल आया था, ये 2001 में न्यूमेरिकल आया था। एक न्यूमेरिकल जल्दी से और कर लेते हैं, टाइम से हमारे पास 2 या 3 मिनट है। Two bodies are attached through a string which passes over a frictionless pulley such that the body of mass 15 किलोग्राम moves on a smooth horizontal surface। 15 किलोग्राम की बॉडी है, कैसे मूव कर रही है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है। कहाँ मूव कर रही है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है। कौन हुई? M1 हुई M2 हुई? M1 हुई M2 हुई। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो M2 होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो M2 होती है। वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है। दूसरी बॉडी का मास मालूम करना है, टेंशन मालूम करना है। दूसरी बॉडी का मास मालूम करना है, टेंशन हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। डेटा की बात कर लेते हैं, गिवन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, मास ऑफ बॉडी M2 गिवन है 15 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 2.5 है, हॉरिजॉन्टल है इसीलिए M2 नाम रखा है, हॉरिजॉन्टल है इसीलिए M2 नाम रखा है। वर्टिकल का नाम M1 होता है केस 2 में, और यहाँ लिखा हुआ होता है सवाल के अंदर कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, या लिखा होगा दोनों वर्टिकल है। दोनों वर्टिकल होंगे तो केस 1 होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है तो केस 2 होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है तो केस 2 होगा। M1 बॉडी का मास मालूम करना है, वर्टिकल वाले का स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करना है। फार्मूले आपको पता है कि ये फार्मूले हमारे होते हैं। कैलकुलेशन देख ले, फार्मूला होता है M1G अपॉन M1 प्लस M2, ए की जगह पर 2.45, ए की जगह पर 2.45, M1 पता नहीं, G की जगह पर 9.8, M1 पता नहीं, M2 की जगह पर 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2.45 को M1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2.45 M1 हो जाएगा। 2.45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 36.75 आएगा, ये 9.8 है। M1 को अलग कर लेते हैं, M2 को अलग कर लेते हैं, ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मेरे बेटा प्लस का था, दूसरी तरफ गया है तो माइनस का हो गया है। 9.8 में से 4.5 को माइनस कर लेंगे, 9.8 में से 4.5 को मेरे बेटा माइनस कर लेंगे, 7.31 आएगा। M1 मालूम करना है, 7.35 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5 किलोग्राम, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम, हमारे पास आंसर आ जाएगा। टी मालूम करना है, बिल्कुल प्रीवियस की तरह वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया है। M1 की जगह 55 रखा, M2 15 रखा, 9.8 रखा, 5 + 15 ऐड किया 20 हुआ, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 36.75। जब कॉपी पे लिखोगे तभी समझ में आएगा, जब कॉपी के ऊपर लिखोगे तभी बात पल्ले पड़ेगी, तभी बात समझ में आएगी, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सही है, तो इसका ख्याल रखिएगा, घर पे लाजमी तौर पे सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये सुन ले भाई कि एक तो आप लोग बाकायदगी से क्लास दिया करें, कुछ लोग बड़ा रिलेक्टेंट है, आते हैं बाद दफ़ा क्लास में, बाद दफ़ा गायब हो जाते हैं। अली तामी साहब से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब क्लास बाकायदगी से लिया करें। नहीं है मेरे बेटा, मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, 1-2 वीडियो में मैंने जानबूझ के ईमेल डाली नहीं, देखने के लिए कौन पूछता है कि मुझे नज़र नहीं आ रही, किसी ने भी नहीं पूछा, मैं डाल देता हूँ ईमेल। कभी वीडियो पे प्राइवेट लिखा हुआ आ जाए तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर ले, आई विल रिजॉल्व द इशू। दूसरी एक ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात की स्टिल जनाब आज 18 तारीख है, कुछ लोगों के ड्यूज बाकी है, इन लोगों के ड्यूज बाकी है, वो जल्द से जल्द अपनी फीसेस क्लियर करा लें। ये चूँकि बारिश हो गई थी, ईद हो गई थी, लिहाज कर दिया है, वरना नेक्स्ट मंथ से 10 तारीख के बाद आप लोगों को क्लास में एडमिट नहीं किया जाएगा। एक बात ख्याल रख लें, इस सेंटर या स्कूल खुलने का हो रहा है 15 सितंबर से, मगर उम्मीद नहीं है कि खुलेंगे, इसलिए कि अभी आप देखिएगा कि दूसरी वेव आएगी और फिर केस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इतना काम आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, और सेंटर से कोई नंबर आया, कॉल आया करे तो रिसीव कर लिया करें आप लोग। बहुत सारे लोगों ने सेंटर का नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा भी ना करें।